नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय व्यवस्था और उसकी कार्यवाही से जुड़ी तमाम अहम खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में बात होगी। इस हफ्ते संसद में हुए कामकाज की, साथ ही बात होगी कर्नाटक से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की, जिसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। विभिन्न संसदीय समितियों की बैठक पर भी बात होगी, जहां जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ये समितियां विभिन्न विषयों की पड़ताल कर रही हैं। समितियों के कार्य की प्रगति का लेखा जोखा भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। कर्नाटक से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। बीजेपी सांसद अशोक गस्ती के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 11 नवंबर को जारी की गई और 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 नवंबर को होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 23 नवंबर है। जरूरत पड़ने पर 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी और सामान्य प्रक्रिया की तरह मतदान पूरा होने के 1 घंटे बाद होगी। 4 दिसंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कर्नाटक विधानसभा की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक विधानसभा सचिव M.K. विशालाक्षी को उपचुनाव के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोविड-19 की वजह से अशोक गस्ती का निधन 17 सितंबर को हुआ था। राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होना था। संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम तय हो गए हैं। संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 9 के तहत इन सदस्यों के नाम तय किए गए हैं। इस संयुक्त समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सभापति एम वेंकैया नायडू ने नामित किया है। वहीं लोकसभा सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नामित किया है। इस समिति में राज्यसभा से S.R. बालासुब्रमण्यम, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भुवनेश्वर कलिता, सुरेंद्र सिंह नागर और रामनाथ ठाकुर शामिल हैं। लोकसभा से समिति में संजय भाटिया, चंद्र प्रकाश चौधरी, डॉक्टर S.T. हसन, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, मोहन भाई कल्याणजी भाई कुंदरिया, एडवोकेट अधूर प्रकाश, तीरथ सिंह रावत, गौडर मल्लिकार्जुनप्पा, सिद्धेश्वरा, महाबली सिंह और सुनील कुमार सोनी शामिल हैं। समिति अपने अध्यक्ष का चुनाव संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम की धारा 9(2) के तहत अधीन करेगी। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसदीय समिति का गठन कर दिया गया है। समिति के सदस्यों के नामों को राज्यसभा सचिवालय ने जारी कर दिया है। ये समिति 9 अक्टूबर 2020 से प्रभावी मानी गई है। राज्यसभा से समिति में जया बच्चन, झरना दास वैद्य, मीशा भारती, वंदना चौहान, शांता क्षत्री, MC मेरी कॉम, ममता मोहंता, सरोज पांडे, संपत्या उइके और छाया वर्मा शामिल हैं। जबकि लोकसभा से डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित, लॉकेट चैटर्जी, संगीता कुमारी सिंह देव, अन्नपूर्णा देवी, राम्या हरिदास, कनिमोझी करुणानिधि, शोभा कारांदलिजे, मलोथू कविता, रक्षा निखिल खाडसे, पूनमबेन हिम्मत भाई माडम, ज्योत्सना चरणदास महंत, जसकौर मीना, क्वीन ओझा, शारदाबेन अनिल भाई पटेल, रीति पाठक, नवनीत रवि राणा, शताब्दी राय बैनर्जी, गोमती साय, शर्मिष्ठा सेठी और गीता विश्वनाथ वांगा शामिल हैं। डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू उच्च सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नामित करते हैं, जबकि लोकसभा के 20 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करते हैं। ये समिति महिलाओं को सभी मामलों में समानता और उचित दर्जा दिलाने के लिए सरकार की ओर से किए गए उपायों की जांच करती है।
और अब बात संसदीय समितियों की बैठकों की। संसद की विभिन्न समितियों की बैठक का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हफ्ते की शुरुआत हुई। सोमवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक के साथ कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित स्थायी समिति और लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति की बैठक के साथ भी सोमवार को अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए मुहैया कराई जा रही ऋण सुविधाओं के विषय पर चर्चा की गई। समिति ने वित्त मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश तथ्यों की पड़ताल भी की। इसी दिन कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित स्थायी समिति की बैठक भी हुई। इस दौरान समिति ने 2020-21 के दौरान पड़ताल के लिए विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। समितियों के पुनर्गठन के बाद राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पुनर्गठन के बाद समिति की ये पहली बैठक थी। लोकसभा के अधीनस्थ विधान समिति की भी सोमवार को बैठक हुई। ये बैठक समिति की पहली बैठक थी। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का काम इस बात की छानबीन करना है कि संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा बनाए गए नियमों, कानून, योजना या फिर अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं में शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। समिति के अध्यक्ष लोकसभा सांसद बालाशौरी वल्लभानेनी हैं। हफ्ते के दूसरे दिन यानी मंगलवार को संसदीय समितियों के बैठकों का सिलसिला जारी रहा। हफ्ते के दूसरे कामकाजी दिन सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बैठक की और चयनित विषयों से जुड़े विभिन्न तथ्यों की पड़ताल की। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की मंगलवार को हुई अहम बैठक में दूरसंचार विभाग और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और समिति के समक्ष 5G के लिए देश की तैयारियों का ब्यौरा दिया। दूरसंचार विभाग, ट्राई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने दूरसंचार से जुड़ी चुनौतियों से समिति को अवगत कराया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर की गई तकनीकी पहल को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी समिति को जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक भी मंगलवार को हुई। इस दौरान सदस्यों ने 4 मसौदा रिपोर्टों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन और योजना के आकलन से जुड़ी जानकारी भी समिति के सामने रखी। इसके अलावा समिति को अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। संसदीय समितियों की बैठकों के सिलसिले के तहत मंगलवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की संयुक्त समिति ने बैठक की। इसके अलावा विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की भी बैठक हुई। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की संयुक्त समिति ने बुधवार को अहम बैठक की और विधेयक से संबंधित विषयों पर विचार किया। पैनल ने विधेयक के प्रावधानों पर विचार शुरू किया है। पिछले साल दिसंबर में समिति का गठन किया गया था। समिति में कुल 30 सदस्य हैं। इनमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी समिति के अध्यक्ष हैं। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति की भी इसी दिन बैठक हुई। समिति ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से पेश साक्ष्यों पर विचार किया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय पर अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि, शरण देने, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे पर समिति पड़ताल कर रही है। भारत की पड़ोसी पहले नीति पर समिति ने विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी सुना। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है। जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने लोगों से अपनी जीवन शैली में बदलाव का आह्वान किया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित धरती सौंपने के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाना होगा। एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पानी एक सीमित संसाधन है। अगर हमने पानी व्यर्थ बहाना बंद नहीं किया, जल संरक्षण का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू नहीं किया, तो निकट भविष्य में
हमें पीने के पानी के भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। Water is fundamental to life, livelihood, food security, and sustainable development, and it is our duty to take all possible steps for conservation of the limited precious resource. Every drop need to be preserved. That is possible if everybody understands the importance, understand the challenge before the mankind, present and future also, with the growing population. So we need to take this message far and wide to every corner of this country. सभापति ने जल संरक्षण अभियान सफलता के लिए लोगों की भागीदारी को भी जरूरी बताया। इसके लिए उन्होंने मीडिया से पानी बचाने के लिए अभियान चलाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं और दूसरे स्थानीय निकायों को नए भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य बनाना होगा। Reduced use of water also results in less use of energy required for pumping and supplying water to homes, offices, and farming activities. In effect, it is also will help us in reducing pollution. Unless we reduce the wastage of water, we are wasting water, undoubted. And take up saving and conservation of water on a war footing, there is a danger of potable water becoming a scarce resource in the future. देश के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बुधवार को जयंती थी। इस मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा की महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव समेत सचिवालय के अधिकारी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी देश के पहले शिक्षा मंत्री को याद करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन। राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद योगदान के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को देश राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।